हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अकरेंस ऑफ मेटल्स, जिसमें एक्सट्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर मिनरल्स, व्हाट आर ओर्स, सबकी डेफिनेशंस के साथ समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन कौन से मेटल का किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। अकरेंस ऑफ मेटल्स। अकरेंस ऑफ मेटल्स को समझ लेते हैं कि मेटल्स कैसे अकर करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं, ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं, वो हमारे अर्थ के क्रस्ट में नेचुरली रहते हैं। नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, एलिमेंट्स की फॉर्म में भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, यानी किसी और एलिमेंट के साथ मिलकर कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो होते हैं इन आर अर्थ क्रस्ट, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट, दे आर कॉल्ड मिनरल्स। इनको क्या कहते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स किसे कहते हैं समझ आ गया। अब यही मिनरल्स कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, यही मिनरल्स स्पेसिफिक मेटल का परसेंटेज ज्यादा कैरी करते हैं। यानी कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं कुछ जगहों पे जिनमें के कोई एक पर्टिकुलर मेटल ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट होता है, तो उस मिनरल को हम क्या बोलते हैं? फिर उस मिनरल को ओर बोलते हैं। मिनरल्स इफ दे कैरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल, कोई एक खास मेटल हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल होता है विच कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी जिसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके। प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके, तो ऐसे मिनरल्स को क्या कहते हैं? ओर्स कहते हैं। आई होप ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मिनरल्स किसे कहते हैं? जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स या कंपाउंड्स अर्थ के क्रस्ट में होते हैं, उनको मिनरल्स कहते हैं। अब यही मिनरल्स कुछ कुछ जगहों पे इन मिनरल्स के पास हाई परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर मेटल मिलेगा, जिन मेटल्स को हम प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उन्हीं मिनरल्स को क्या कहा जाता है? ओर्स कहा जाता है। ये कंसेप्ट क्लियर है? तो अब देख लेते हैं कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स देख लेते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेते हैं। अगर ये फ्लो चार्ट आपने याद कर लिया और एक दो रिएक्शंस बीच में से याद कर लेंगे, तो इजीली फिर इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ओर्स को क्या किया गया है, तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ऐसे ओर्स जिनमें मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी यानी हाईली रिएक्टिव मेटल्स पाए जाएंगे। दूसरी कैटेगरी है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, यानी वो मेटल्स होंगे जो कि मीडियम रिएक्टिविटी के होंगे, यानी दोनों की कैटेगरी के बीच के होंगे। और थर्ड है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, जिनकी रिएक्टिविटी बिल्कुल कम होगी। तो सबसे पहले कैटेगरी में देखते हैं कि जो हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं उनको क्या किया जाता है? उनको इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है? यानी इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टेन ओर यानी उसको पिघलाया जाता है, उसको मेल्ट किया जाता है और मेल्ट करके उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है, सो दैट मेटल्स सेपरेट हो जाएं, अलग हो जाएं। उसके बाद फिर प्योर मेटल मिल जाता है वहां से हमें। नेक्स्ट आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। कौन कौन से फॉर्म्स होंगे? या तो कार्बोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर वो कार्बोनेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो प्रोसेस कौन सा होगा? कैल्सिनेशन। याद रखना है, कार्बोनेटेड फॉर्म है अगर तो कैल्सिनेशन होगा। नाम से ही कार है यहाँ और ये कैल है, याद रखना है। और जो सल्फाइड फॉर्म में अगर होगा तो सल्फाइड फॉर्म में अगर होगा तो रोस्टिंग करेंगे, यानी उसके सल्फाइड को कन्वर्ट करेंगे, रोस्टिंग प्रोसेस से कन्वर्ट करेंगे मेटल ऑक्साइड में।
जब मेटल ऑक्साइड मिल जाएगा तो फिर उसको रिड्यूस करेंगे टू मेटल, यानी कार्बन की हेल्प से उसको रिड्यूस कर देंगे, मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। जो मेटल अब मिला है उसमें कुछ इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, तो उसकी वजह से फिर प्यूरिफिकेशन किया जाएगा उस मेटल का। तो ये हो गया, ये बीच में कॉमन, यहाँ से कॉमन है, बीच में अलग है, यानी सल्फाइड और अगर कार्बोनेटेड और सल्फाइड फॉर्म्स हैं तो सिर्फ कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का प्रोसेस याद रखना है, उसके बाद तो मिलना ऑक्साइड ऑफ मेटल ही है, यानी मेटल ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये मिलेंगे। ठीक है, फिर लीस्ट रिएक्टिविटी वाला जो होगा वो सल्फाइड, मोस्टली सल्फाइड ओर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर सल्फाइड्स है तो हमने क्या किया था यहाँ पे याद है, सल्फाइड को क्या किया था, सल्फाइड ओर को रोस्टिंग की थी। रोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं सिर्फ मेटल इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बीच में मेटल ऑक्साइड आया, फिर मेटल ऑक्साइड को से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया और उसके बाद उसकी रिफाइनिंग की, यानी प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो अगर ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया है तो कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। लो इन एक्टिविटी सीरीज में कौन से आ जाते हैं, जो लास्ट में आते हैं, जो हाइड्रोजन के बाद आते हैं, उनमें है एक कॉपर है और एक मरकरी है जो आपकी बुक में दे रखा है। तो हम दोनों का एक एक करके ले लेते हैं। तो जो भी लो एक्टिविटी सीरीज में जो लो होते हैं उनको क्या किया जाता है, वो सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो मरकरी सल्फाइड की फॉर्म में मरकरी सल्फाइड एग्जिस्ट करेगा। इसको क्या करेंगे हम, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कराएंगे। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हीट कराएंगे तो सल्फर निकल जाएगा और मरकरी ऑक्साइड यानी HgO बन जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, यानी सल्फर ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा और मरकरी ऑक्साइड हमें मिल जाएगा। जब मरकरी ऑक्साइड हमें मिलेगा तो उस मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट किया जाएगा सो दैट मरकरी और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो यहां से मरकरी मिल जाएगा। इन रिएक्शंस को फिर हम बैलेंस कर लेंगे, या तो आप बैलेंस रिएक्शन याद कर लें, इक्वेशंस को बैलेंस याद कर लें, या फिर हम इसको बैलेंस करना सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मरकरी सेम है, यहाँ पे सल्फर एक है, यहाँ सल्फर एक है और ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये बैलेंस्ड है। ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पे मरकरी एक है मगर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ भी 2 करना पड़ेगा और इसको भी हमें 2 करना होगा। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशंस हैं दो। ठीक है, लेते हैं क्विकली। तो कॉपर भी अगेन कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको भी ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ हीट कराया जाएगा। कॉपर को भी हीट कराना है तो क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड CuO मिलेगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अगेन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ कॉपर 2 है तो उसको 2 करना होगा। जब ये 2 हो गया तो यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ भी 2 करना होगा और यहाँ पे सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, ये बैलेंस्ड है। क्या है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को हमें डायरेक्टली हीट नहीं करना है। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे 2 रहेगा। कॉपर ऑक्साइड को हमें करना है कॉपर सल्फाइड के साथ हीट। कॉपर सल्फाइड के साथ हमें हीट कराना है। तो जब कॉपर सल्फाइड के साथ हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर सेपरेट हो जाएगा और हमें साथ में मिल जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, उसकी एक एग्जांपल है जिंक। तो जिंक को देख लेते हैं। आपको याद होगा कि ये वाले जो मेटल्स होते हैं जो मिडिल में होते हैं, ये 2 कैटेगरीज में मिलते हैं, यानी इनके सल्फाइड्स भी मिल सकते हैं और इनके कार्बोनेट्स भी मिल सकते हैं। तो अगर इनका सल्फाइड मिलेगा यानी Zn2S जिंक सल्फाइड अगर मिलेगा तो हम उसको क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसको हीट कराएंगे। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड ZnO और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, ये 3 होगा, इसको 2 करना होगा। मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बैलेंस कैसे करना है। उसके बाद फिर ये होगा रोस्टिंग, क्योंकि जब सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है तो जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन का इनटू ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। पर अगर यही जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में है यानी ZnCO3 है, कार्बोनेट की अगर फॉर्म में है तो उसको ऑक्सीजन के साथ, कौन है, अच्छा, अगर कार्बोनेट की फॉर्म में है तो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कराना है, उसको सिर्फ हीट कराना है। तो जब हीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड यानी ZnO मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। और ये वाला जो प्रोसेस होगा, दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। दिस इज कॉल्ड कैल्सिनेशन।
ठीक है। अब दोनों ही केसेस में हमें क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब मेटल ऑक्साइड को क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है कार्बन के साथ। रिड्यूस करने का मतलब है ऑक्सीजन को रिमूव कराना, सो दैट हमें मेटल मिल जाए। तो यहां से जिंक मिल जाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। ये है मिडिल एक्टिविटी वाला, ये समझ आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं हाई एक्टिविटी वाले पे।